डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण में पाठ 3 शब्द विचार ये पाठ मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी और इसको आप लोग अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना है इसको। और इसके पहले जो 2 चैप्टर आप लोगों का पूरा हो गया है, पहला और दूसरा। पहला था भाषा, व्याकरण और लिपि, और सेकंड जो था, जो दूसरा चैप्टर था वो था वर्ण विचार। तो 2 चैप्टर आप लोगों का पूरा हो गया है और आई होप कि आप लोगों ने उसको अपने फेयर कॉपी में लिख लिया होगा, उसका क्वेश्चन आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों को फेयर कॉपी में करना था, तो आप लोगों ने कर लिया होगा। और जितने भी अभ्यास प्रश्न है, एक्सरसाइज है, उसको आप लोगों को बुक में ही करना है, ठीक है। तो जिन लोगों ने नहीं किया है प्लीज़ आप लोग कर लीजिए। आप लोग अपने नोट्स तैयार रखिए कि जब आप लोगों का जब एग्ज़ाम होगा ना, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, ठीक है बेटा। तो आप लोग देखिए, शब्द विचार है ना। हमारा जो तीसरा चैप्टर है वो शब्द विचार। अब शब्द विचार क्या है, इसके पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना व्याकरण। तो व्याकरण के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं ना। वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। तो जो सेकंड चैप्टर था हमारा उसमें आप लोगों ने पढ़ा है वर्ण विचार, ठीक है। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। और शब्द क्या है? वर्णों की सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, ठीक है। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बने हुए सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। क्लियर? तो देखिए, शब्द 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक समूह, ठीक है। सार्थक समूह मैंने आप लोगों को बताया था ना कि सार्थक क्या होता है और निरर्थक क्या होता है, ठीक है। जैसे मैंने आप लोग को एक एग्जाम्पल दिया था, किसका? शायद हाँ, कमल का दिया था ना। देखो, कमल क, ठीक है, प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ नीचे हलंत क्यों लगाया है? क्योंकि इसमें स्वर भी था। जब हम यहाँ से स्वर को हटा देंगे ना, तो नीचे इसके हलंत लग जाएगा, इसको बोलते हैं हलंत, ठीक है। क्या बन गया? कमल, ठीक है। तो ये सार्थक समूह है ना। अगर हम लोग इसे मकल कर दें, मकल म अ क अ ल अ कर दें, मकल कर दें, तो कौन सा होगा? वो निरर्थक शब्द होगा। क्यों निरर्थक शब्द होगा? क्यों? क्योंकि उसका कोई अर्थ नहीं है। और सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं, ठीक है। सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। अब एक और देख लेते हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया श्याम, ठीक है, यही है ना श्याम। तो आधा बड़ा श, बड़ा सा यानी तालव्य श, ठीक है। तो य प्लस आ प्लस म प्लस अ, क्या हो गया? श्याम। ऐसे लिखेंगे ना। क्यों लिखेंगे ऐसे श को? क्योंकि इसमें स्वर नहीं है। जब स्वर नहीं होगा तो ये व्यंजन ही केवल रहेगा, एक व्यंजन का रूप है। स्वर नहीं है तो ये व्यंजन पूरा नहीं है। पढ़ाया था ना मैंने आप लोगों को कि व्यंजन क्या होता है। व्यंजन क्या होता है? वे वर्ण जिनके उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण अर्थात स्वरों की, अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़े। मतलब व्यंजन जो होते हैं वो दूसरों पे आश्रित होते हैं। दूसरे यानी स्वरों पे आश्रित होते हैं। व्यंजन स्वरों पे आश्रित होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब इसमें हमारा स्वर नहीं है तो ये हमारा पूर्ण व्यंजन नहीं हुआ, ठीक। देखते हैं शब्दों के भेद। शब्दों के भी 4 भेद होते हैं। पहला रचना के आधार पे, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, चौथा अर्थ के आधार पर, ठीक है। अब रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, ठीक है। और उत्पत्ति के आधार पर
शब्दों के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। और प्रयोग के आधार पे शब्दों के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। और अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ठीक है, क्लियर? तो पहला हम लोग देखते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं किस पे? किसको? रचना के आधार पर शब्दों के भेद। तो रचना के आधार पर शब्दों के 3 प्रकार होते हैं, यानी 3 भेद होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। ठीक है, पहला देखते हैं रूढ़ शब्द क्या होता है। वे शब्द जो किसी विशिष्ट अर्थ के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं और जिनका खंड भी नहीं किया जा सकता, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। मतलब वे शब्द जिनका हम खंड नहीं कर सकते हैं, अर्थात अगर हम उसको खंड उसका मतलब एक एक अगर पार्ट हम लोग अलग कर दें तो उन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होगा, उन शब्दों का कोई भी महत्व नहीं होगा। जैसे दूध, नदी, सेब, कमल। ठीक है, देखो अगर हम दूध में अगर हम द को अलग कर दें, ध को अलग कर दें, तो इन शब्दों का कोई मतलब होगा? दू में कुछ भी होता है? नहीं होता है। और नहीं ध को अलग करने से ध का अर्थ कुछ होता है। तो यानी दोनों शब्दों को जब हम मिलाएंगे तभी दूध समझ में आएगा कि दूध दूध होता है। ठीक है, नदी अगर हम न को अलग कर दें और दी को अलग कर दें तो क्या इसका कोई भी अर्थ होगा? नहीं होगा, है ना? न मिस और अगर तो फिर दोनों का नदी ही नहीं हो पाएगा, अलग अलग हो जाएगा, तो इसका मतलब कुछ नहीं होगा। सेब, से और ब को अलग कर दें तो कोई भी इसका अर्थ हो सकता है? नहीं हो सकता है। कमल, क को अलग कर दो, म को अलग कर दो, ल को अलग कर दो, तो कोई भी इसका अर्थ नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोगों को रूढ़ शब्द समझ में आ गया। वे शब्द जो किसी विशिष्ट अर्थ के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं और जिनका खंड भी नहीं किया जा सकता है, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। अब दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होता है? 2 या 2 से अधिक शब्द के मेल से बनने वाले शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक मीन्स होता है योग, योग मीन्स होता है जोड़ना। ठीक है, जब 2 शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनसे बना हुआ जो नया शब्द होता है वही हमारा होता है यौगिक शब्द। जैसे पुस्तक प्लस आलय यानी पुस्तकालय। तो पुस्तक और आलय 2 अलग अलग शब्द है ना, और दोनों ही क्या हैं? सार्थक हैं शब्द हैं। ठीक है, सार्थक वर्णों का समूह है। तो ये 2 शब्द मिले तो एक तीसरा शब्द बना पुस्तकालय। पुस्तक मिस होता है पुस्तक, किताब। ठीक है, और आलय मिस होता है घर, यानी पुस्तकों का घर। जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो सीधा बन जाएगा पुस्तकों का घर, यानी लाइब्रेरी जिसको आप लोग बोलते हैं। ठीक है, पुस्तक मिस पुस्तक, किताब, बुक। ठीक है, तो वो अलग हो गया। और आलय मिस होता है घर। अगर दोनों को हम जोड़ दिया तो क्या हो गया? पुस्तकालय, यानी पुस्तकों का घर। दूसरा है जल प्लस वायु, तो जलवायु। ठीक है, ऐसे ही देखिए रसोई प्लस घर। ठीक है, तो क्या हो गया? रसोई घर। रसोई में क्या होता है? रसोई में होता है किचन, जिसको हम लोग किचन बोलते हैं। तो रसोई मीन्स किचन और प्लस घर, घर में जानते हैं मकान, तो किचन का घर, किचन वाला मतलब रसोई घर मतलब जहाँ पे खाना वाना पकता है वो घर। ठीक है, और नेक्स्ट देखो आप एक और देख लो, गज। गज मीन्स क्या होता है? हाथी। और राज मीन्स राज मतलब जैसे किसी पे शासन करना, है ना, आराम करना, जो राज बोलते हैं राजकाज।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये गजराज। तो ये दो शब्द है ना, तो क्या बोला यहाँ पे, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाला शब्द यौगिक शब्द कहलाता है। क्लियर। अब देखो तीसरा हमारा क्या हुआ, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। ठीक है, ये जो शब्द होते हैं योग रूढ़ शब्द, वो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, पर सामान्य अर्थ के साथ साथ किसी विशेष अर्थ का ज्ञान कराते हैं। उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, मतलब अभी आपने इसके ऊपर पढ़ा है ना कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाला शब्द यौगिक शब्द कहलाता है। तो इसमें देखो, इसमें भी सेम है, बट यहाँ पे देखो सामान्य अर्थ को छोड़कर, अपने ये सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, तब वो हमारे होते हैं योग रूढ़। अब जब वो किसी विशेष अर्थ को प्रकट नहीं करेंगे तो वो हमारे हो जाएंगे यौगिक शब्द। क्लियर। तो आप लोग कंफ्यूज बच्चों प्लीज़ मत होना, क्योंकि दोनों में ही अंतर है। अंतर क्या है, दोनों तो मतलब अगर यहाँ ऐसे अगर देखा जाए कि ये भी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनता है, और ये भी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनता है, लेकिन दोनों में अंतर कहाँ हो जाता है, दोनों में अंतर ये हो जाता है कि योग रूढ़ शब्द में कि जो ये अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। ठीक है, किसी विशेष अर्थ का हमें ज्ञान कराते हैं, वो हो जाता है हमारा योग रूढ़ शब्द। क्लियर। ठीक है, जैसे पंख प्लस जौ। पंख मिस क्या होता है, पंख मिस होता है कीचड़। क्या होता है, कीचड़। और जौ मिस होता है जन्म लेने वाला। ठीक है, यानी उत्पन्न होने वाला, जन्म लेने वाला। ठीक है, तो जौ मिस ये हो गया, पंख मिस ये हो गया, तो बन गया पंकज, यानी कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, अर्थात क्या, कमल। ठीक है, अर्थात कमल। कमल बोलते हैं ना, कमल का फूल कहाँ पैदा होता है, कीचड़ में। कहाँ उत्पन्न होता है, तो कीचड़ में। देखो ना, यहाँ पे आप लोग को दो शब्द तो बताया है ये तो, लेकिन किसी विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है। पंकज मिस होता है कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, अर्थात कमल। क्लियर। एक और देख लो, नीलकंठ। नील प्लस कंठ, ठीक है, बराबर क्या, नीलकंठ। तो जो नीलकंठ। क्लियर। नील यानी नीला, कंठ यानी जो गले के जो नीचे का हिस्सा होता है ना, कंठ। तो नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन होगा, भगवान शिव। ठीक है, अर्थात एक मिनट, अर्थात भगवान शिव। ठीक है, क्लियर। नीलकंठ तो उन्हीं को बोलते हैं ना, भगवान शिव जी को बोलते हैं। तो क्लियर हो गया ना कि देखो यहाँ पे दो शब्द तो है, जैसे इसमें यौगिक शब्द में बताया ना, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाला शब्द यौगिक शब्द कहलाता है। तो दो तो शब्द हैं, लेकिन ये किसी विशेष अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, जब ये किसी विशेष अर्थ को प्रकट कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा योग रूढ़ शब्द। तो आप लोग कोई डाउट तो होगा नहीं किसी को, क्लियर हो गया ना। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ना, इसको समझना, 2-3 बार जब आप लोग वीडियो बार बार देखोगे ना बेटा, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शब्द विचार में रचना के आधार पर, मतलब
रचना के आधार पर शब्दों के 3 रूप कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या है कि वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं किंतु इनके खंड नहीं किए जा सकते हैं, उसे हम बोलते हैं रूढ़ शब्द। जैसे दूध, नदी, सेब, कमल, ये सब हो गया। यौगिक शब्द क्या होता है? 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाला शब्द यौगिक शब्द कहलाता है। जैसे पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, जलवायु, जल प्लस वायु, 2 शब्दों से मिलके बना हुआ है। ठीक है। और योग रूढ़ में क्या होता है? योग रूढ़ भी 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, लेकिन यहाँ पर सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का ज्ञान कराते हैं, वो होते हैं योग रूढ़ शब्द। जैसे पंख प्लस ज, पंकज, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव। ठीक है। वैसे हो गया पीत प्लस अंबर, पीताम्बर अर्थात पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात श्री कृष्ण है। वैसे गजानन, गज प्लस आनंद, गज मिस होता है हाथी, आनंद मिस होता है मुख। तो हो गया हाथी जैसे मुख वाले अर्थात भगवान श्री गणेश। ठीक है, क्लियर।